तो आज समय है महावास्तु आचार्य पंकज गोयल के अज्ञान का और वास्तुशास्त्र के आधार पर किए हुए एक दावे के अंतिम संस्कार का। तो आप सभी तैयार हैं, लेकिन तैयार होने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि महावास्तु आचार्य क्या कह रहे हैं। वास्तु देवता का सिर होता है ना ईशान में। वास्तु देवता का सिर होता है ईशान हाँ। में। जब वास्तु देवता पुरुष को आप अपने घर में लगाते हैं तो जो ब्रह्म स्थान होता है वहां उनकी नाभि ये फंस गया सीएम। तो आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे महावास्तु आचार्य पंकज गोयल अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए बहुत विशेष ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा वास्तुशास्त्र के बारे में। इन वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आते हुए हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि कभी भी वास्तुशास्त्र के विषय में मेरे मुख से कभी भी कोई अशास्त्रीय विधान ना निकले, कोई वचन ना निकले। लेकिन आप देख रहे हैं कि महावास्तु आचार्य पंकज गोयल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने अज्ञान का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता कि मैं जो बोल रहा हूं इसका कोई प्रमाण है भी। मैं इतने बड़े खुले मंच से बोल रहा हूं, कहीं मेरे मुख से गलत चीज ना निकल जाए। लेकिन नहीं, लोगों को देखकर, बड़े से प्लेटफॉर्म को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं लोग, अपने वचनों पर, अपनी बोली पर, अपनी भाषा पर इनका संयम नहीं रहता और ये वो बोल देते हैं जिसका कोई अगला पिछला, कोई सिर पैर ही नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे सारे विधानों को हम शास्त्र के आधार पर खंडित करेंगे और महावास्तु आचार्य को इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हम वास्तुशास्त्र भी सिखाएंगे। सोचिए, इतने सारे वीडियोस के माध्यम से उनकी गलतियां, उनका ज्ञान, उनकी मूर्खता को हम प्रकाशित कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। सोचिए, ये वीडियोस देखकर उनके विद्यार्थियों पर क्या गुजरती होगी। वो सोचते होंगे हमने जिसे अपना वास्तु गुरु माना है, हमने जिसे अपना मेंटोर माना है, हम जिसके ज्ञान से प्रभावित होकर जिसके साथ चल पड़े हैं, आज हमें पता चल रहा है कि वो जो कह रहा है उसका कोई भी शास्त्र आधार नहीं है और ना ही शास्त्र सम्मत वो बातें करता है। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि महावास्तु आचार्य के सारे विद्यार्थी उसी को प्रश्न करना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो आज विषय है नाभि का, आज विषय है उस ब्रह्म स्थान का जिसका वास्तु में अक्सर उच्चार किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, बार बार जिसके आधार पर वास्तु की रचना की बात की जाती है, बार बार जिसके आधार पर वास्तु दोष की बातें की जाती है। आज हमें समझना है कि वास्तु दोष में ब्रह्म स्थान का कितना महत्व है। लेकिन यह महत्व समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या होता है ब्रह्म स्थान, क्या होती है वास्तु पुरुष की नाभि और किसे कहते हैं भवन का सेंटर। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि 99% वास्तुशास्त्रियों को ब्रह्म स्थान क्या होता है ये भी नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि ब्रह्म स्थान, वास्तु पुरुष की नाभि और घर का मध्य यानी घर का सेंटर, ये तीनों बातें अलग अलग है। उन्हें लगता है कि ब्रह्म स्थान ही घर का मध्य होता है, वास्तु पुरुष की नाभि ही ब्रह्म स्थान होता है। जैसे आपने महाज्ञानी महावास्तु आचार्य पंकज गोयल के मुख से सुना, तो देखा होगा आपने कि महावास्तु आचार्य पंकज गोयल ब्रह्म स्थान का उल्लेख करते हुए अपनी नाभि को हाथ लगाकर वास्तु पुरुष की नाभि की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वास्तु पुरुष की नाभि का और ब्रह्म स्थान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान जो उल्लेख आता है वो वास्तु पुरुष मंडल के मध्य का आता है। लेकिन क्या ये वास्तु पुरुष मंडल वास्तु पुरुष की नाभि से शुरू होता है? जैसे हमने देखा कि महावास्तु आचार्य कह रहे हैं कि वास्तु पुरुष की नाभि ही ब्रह्म स्थान होता है। हालांकि
वो ब्रह्म नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं ब्रह्म स्थान। उच्चारण उसका है ब्रह्म स्थान। तो आइए जानते हैं कि शास्त्र ब्रह्म स्थान के बारे में, वास्तु पुरुष की नाभि के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम इन दोनों का फर्क समझेंगे और विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु पुरुष की नाभि को लेकर क्या बात की गई है, क्या शास्त्रीय आधार दिया गया है, ये भी समझेंगे। आप सभी को पता होगा कि विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में जब बात वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति की होती है तो वहां कहा गया है कि सबसे पहले ये वास्तुशास्त्र का ज्ञान भगवान शिव के मुख से निकला और उसके बाद वही ज्ञान पराशर ऋषि के पास गया। इसका मतलब ये है कि विश्वकर्मा से पहले भी अनेक ऋषियों से ये गुजरता हुआ आया है। ये सभी ऋषियों द्वारा एक दूसरे को ट्रांसफर किया गया ज्ञान है और अंत में ये विश्वकर्मा के पास आया और विश्वकर्मा ने जगत कल्याण के लिए, सबके लिए ये प्रकट किया। इसलिए आज आप और हम वास्तुशास्त्र के बारे में जान सकते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु पुरुष की नाभि को लेकर जिस ऋषि का मत प्रमाणित किया गया है, प्रमुख माना गया है, उसी के आधार पर वास्तु पुरुष की नाभि को अंतिम माना गया है। ये हमें मिलता है विधान पराशर मुनि का। वास्तु पुरुष की नाभि अगर हमें समझनी है तो विश्वकर्मा प्रकाश के 121वें श्लोक में हमें जाना पड़ेगा और वहां पर विश्वकर्मा पराशर मुनि की बात को प्रमाणित कर रहे हैं। उन्हीं की बात को वास्तु पुरुष की नाभि को कैसे ढूंढा जाता है, इस विषय में गणितीय आंकलन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये श्लोक आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है ये श्लोक, पढ़िए। श्लोक कुछ इस तरीके से है। ऊर्ध्व भाग त्रयम त्यक्त्वा अधो भाग द्वयम तथा मध्ये नाभिम विजानिया दिति प्राह पराशरः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि पराशर ऋषि के मत के अनुसार ईशान से नैऋत्य कोण तक के हिस्से को आप 5 समान हिस्सों में बांटे और ऊपर से यानी ईशान कोण से 3 भाग छोड़कर और नैऋत्य कोण से यानी नीचे से 2 भाग छोड़कर जो बिंदु आता है उसको वास्तु पुरुष की नाभि समझा जाए। तो यहां पराशर ऋषि कहते हैं कि ऊर्ध्व भागम त्रयम त्यक्त्वा अधो भागम द्वयम तथा, यानी ईशान कोण से तीसरा भाग और नैऋत्य कोण से दूसरा भाग जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उस बिंदु को वास्तु पुरुष की नाभि समझे। तो इसे समझने के लिए एक आकृति की जरूरत है और ये आकृति है आपके स्क्रीन पर। देखिए यहां पर ईशान कोण से नैऋत्य कोण के एक समान 5 भाग किए गए हैं और आप देख रहे होंगे कि ईशान कोण से तीसरा भाग जहां खत्म होता है और नैऋत्य कोण से दूसरा भाग जिस बिंदु पर आकर मिलता है उसी बिंदु को वास्तु पुरुष की नाभि कहा गया है। और ये नाभि जो है ये भवन के मध्य से नीचे की ओर आती है और विश्वकर्मा प्रकाश में यही बात प्रमाणित की गई है, यही बात पराशर ऋषि द्वारा कही गई है और इसी को वास्तु पुरुष की नाभि को समझने के लिए हमें शास्त्र प्रमाण दिया गया है। तो वास्तु पुरुष की नाभि समझने को लेकर विश्वकर्मा स्वयं पराशर ऋषि का जो मत है उसी को उचित समझ रहे हैं और उसी द्वारा वास्तु पुरुष की नाभि को समझा जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन मॉडर्न वास्तु, महावास्तु, सरल वास्तु, टेढ़ा वास्तु, सोया हुआ वास्तु, ये जितने भी प्रकार के वास्तु है, इन वास्तु के रचनाकारों को वास्तु पुरुष की नाभि के विषय में कोई भी शास्त्र नहीं पता। उन्होंने ब्रह्म स्थान को ही नाभि मानकर लोगों में प्रचलित कर दिया और इसका परिणाम यह हो गया कि लोग घर के मध्य को ही ब्रह्मस्थान भी मानने लगे और वास्तु पुरुष की नाभि भी, जबकि ये तीनों भाग अलग अलग हैं। ब्रह्मस्थान असल में होता कहाँ है, इस विषय में भी इस वीडियो द्वारा आज आपको हमेशा के लिए स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी।
तो ब्रह्म स्थान क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें विश्वकर्मा प्रकाश के 5वें अध्याय में जाना पड़ेगा। और इस 5वें अध्याय में एक श्लोक हमें आता है, और वो श्लोक है 8वां। इस 8वें श्लोक में वास्तु पुरुष के शरीर पर विराजमान अनेक देवताओं का वर्णन किया गया है। उसमें से 8वें श्लोक में ब्रह्मा जो है वो वास्तु पुरुष के किस अंग पर विराजमान हुए हैं, ये बताया गया है। और ये श्लोक है आपके स्क्रीन पर, देखिए जरा। आपको यहां पर दिखेगा कि विश्वकर्मा जो है वो वास्तु पुरुष मंडल की बात करते हुए वास्तु पुरुष के विविध अंगों पर जो देवता विराजमान है उनका वर्णन करते हुए ब्रह्मा का भी स्थान निश्चित कर रहे हैं। और इस स्थान को निश्चित करने के लिए एक श्लोक लिखा गया है। और ये श्लोक क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए इसे। ब्रह्मा जो है ये वास्तु पुरुष के किस अंग पर बैठे हुए हैं, ये श्लोक में आपको स्पष्ट रूप से दिख गया है। ये श्लोक कहता है ब्रह्मा हृदय स्थितः, यानी वास्तु पुरुष के हृदय पर ब्रह्मा जी का वास है। तो देखिए, नाभि वास्तु पुरुष की, ब्रह्म स्थान यानी वास्तु पुरुष का हृदय कहाँ है, और घर का मध्य कहाँ है। तो आज आपको समझ में आया होगा कि वास्तु पुरुष की नाभि अलग होती है, घर का मध्य अलग होता है, और ब्रह्म स्थान अलग होता है। तो इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग वास्तुशास्त्र को अभ्यास करते होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करके कोर्सेज भी किए होंगे, जो खुद को इस देश का नंबर 1 वास्तुशास्त्री कहलवाते हैं, जो कहते हैं कि हम इस देश के सबसे अमीर वास्तुशास्त्री हैं। कोई तो कहते हैं कि हम इस देश के सबसे रिचेस्ट और सबसे यंगेस्ट वास्तुशास्त्री है। लेकिन आज तक आपको ये फर्क किसी वास्तुशास्त्री ने नहीं बताया होगा। इन सभी को वास्तु पुरुष के नाभि के बारे में भी नहीं पता, ग्रेविटी सेंटर के बारे में भी नहीं पता, और ना ही ब्रह्म स्थान के बारे में पता है। ये केवल आपको एक काल्पनिक विधि के द्वारा मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो वो ये बताते होंगे कि हमने जो बताया है उतना ही प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही फॉलो करिएगा, इससे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे बहुत ज्यादा है। आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। जब तक ज्ञान को पैसे से तोला जाएगा तब तक आपको ऐसे ही पाखंडियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी प्रोफाइल से, ये अपने स्टेटस से, ये अपने धन से, ये अपनी महंगी कारों से, ये अपने महंगे कपड़ों से, ब्रांडेड चीजों से आपको प्रभावित करते रहेंगे। और आपको लगेगा कि इतना अमीर है, इसका मतलब इसका ज्ञान भी सही होगा, तब भी तो इतना अमीर बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जेल में बैठा सुकेश भी 200 करोड़ रुपए जेल में बैठकर किसी के ऐंठ सकता है फ्रॉड करके। तो वास्तु के विषय में जब कोई वास्तुशास्त्री अपने स्टेटस को सामने रखता है तो ध्यान में रखिएगा, वो स्टेटस दिखाकर आपको छल रहा है, वो ज्ञान का धनी नहीं है। वो केवल बातें करने जानता है, झूठे दावे करने जानता है, और आपको झांसे में लाना जानता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि देश के नंबर 1 वास्तुशास्त्री को ब्रह्म स्थान क्या होता है, वास्तु पुरुष की नाभि क्या होती है, और घर का मध्य क्या होता है। इन तीनों विषयों के बारे में कुछ नहीं पता। वो केवल अपने गुरु से एक काल्पनिक विधि को सीख कर आए हैं, और आपको केवल दिखावे से मोहित करके, आकर्षित करके मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज से ही अपने सभी वास्तु गुरुओं से प्रश्न करना शुरू करिए, तभी आपको पता चलेगा कि वो सही ज्ञान रखते भी है या केवल दिखावा करते हैं, या झूठी बातें सुनाकर, झूठे दावे कर कर आपकी दिशा भूल करते हैं। मुझे तो बहुत दया आती है उन विद्यार्थियों पर, और उन लोगों पर भी जिन्होंने महावास्तु आचार्य से फ्री वास्तु कोर्स किया है। सोचिए, वो पैसे लेकर अगर सही ज्ञान नहीं दे सकते तो फ्री में तो उन्होंने क्या दिया होगा। वो ज्ञान केवल कचरे के समान है, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से आपकी आंखें तो खुली रही होंगी कि आपके सो कॉल्ड वास्तु गुरु ने आपको दिया क्या है और शास्त्र असल में है कैसा। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि वास्तु शास्त्र पढ़िए, विश्वकर्मा प्रकाश पढ़िए, मयमतम पढ़िए,
अपराजित पृच्छा पढ़िए, सम्रांगण सूत्रधार पढ़िए, तब आपको जाके वास्तुशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा। और वो ज्ञान लेकर अपने गुरु के पास जाइए और थोड़ा ज्ञान उन्हें भी दीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र तो वो भी नहीं जानते, और उन्होंने जो लोगों को सिखाया है वो कितना काम करता है और कितना नहीं, ये हजारों स्टूडेंट्स खुद ही समझ चुके हैं। उनके जीवन में पिछले 10 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। कितने लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, कितने लोगों के बिजनेस बर्बाद हुए, कितने लोगों के परिवार खराब हुए आपके इस मॉडर्न वास्तु के चक्कर में। लेकिन आपको अब सही ज्ञान देने के लिए महाराष्ट्र की मिट्टी से ही मैं पैदा हुआ हूं, और ये ज्ञान आपको देकर इस मिट्टी में कितनी ताकत है, इस मिट्टी में कितना शौर्य है, इस मिट्टी में कितना साहस है, और इस मिट्टी में अज्ञान को मिटाने की आग है, ये आपको दिखाई देगा। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये वीडियो सामने आएंगे, लोगों को जो खुद को वास्तुशास्त्री कहते हैं उनको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, वो मूल शास्त्र की ओर बढ़ने लगेंगे। आप देखेंगे कि परिवर्तन शुरू हो गया होगा। बहुत सारे लोगों ने ग्रंथों को खोल खोल के पढ़ना शुरू कर दिया होगा, जिससे उन्हें स्पष्टता आएगी कि वो क्या गलती कर रहे हैं, और इस गलती को सुधारते हुए वो जो मूल वास्तुशास्त्र है उसका अध्ययन शुरू कर देंगे, उसका अभ्यास शुरू कर देंगे, और उसको अनुभव करना शुरू कर देंगे। और ऐसे करते करते पूरे भारत में मूल वास्तुशास्त्र, विश्वकर्मा द्वारा दिया गया वास्तुशास्त्र और भगवान शिव द्वारा इस दुनिया में प्रकट किया गया ये वास्तुशास्त्र पुनर्स्थापित होकर रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी।